नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए द हिंदू अखबार से पिछले हफ्ते की सारी प्रमुख खबरें। हम 19 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 जो कि आज की तारीख है, यहाँ तक की सारी द हिंदू की जो भी खबरें थी हमारी जो छूटी हुई हैं उन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा होने जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो पहली खबर आप देख सकते हैं 19 नवंबर 2023 से द हिंदू से 78 MP सस्पेंडेड, अपोजिशन कॉल्स इट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर अभी आपको जानना है कि भारत के अंदर शीतकालीन सत्र शुरू किया गया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विंटर सेशन। पार्लियामेंट का विंटर सेशन बुलाया गया था और इस विंटर सेशन के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं इनके सबसे पहले 19 नवंबर को करीबन 78 MPओं को सस्पेंड कर दिया जाता है हाउस से फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए। आगे अगर हम चलते हैं अगले दिन, तो 20 नवंबर 2023 को द हिंदू से ये प्रकाशित न्यूज़ है। यहाँ पर हमें और देखने को मिलता है कि करीबन 49 और लोगों को और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर से। तो कुल करीबन 141 यहाँ पर 20 नवंबर 2023 तक जो MP थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था पार्लियामेंट की फर्दर प्रोसीडिंग्स के अंदर से। अब यहाँ पर देखते हैं 21 दिसंबर 2023 को, तो यहाँ पर 21 दिसंबर 2023 में भी हमें देखने को मिला कि करीबन 3 अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया था लोकसभा के अंदर से। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ जो विंटर सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, पुराने न्यूज़पेपर में मैंने आपको कवर कराया है कि कैसे भारत के अंदर जो पुराने क्रिमिनल लॉज चलते हैं उन्हें बदलकर नए लॉज लाए जा रहे हैं और इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर उन बिलों को पास करवाया जाना था। इसलिए आपको जानना है कि ये जो विंटर सेशन था ये कितना इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर रहना कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि अपोजिशन के ज़्यादातर मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर हम इंडिया ब्लॉक की केवल बात करें तो इंडिया ब्लॉक से कुल 97 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया होता है 21 दिसंबर 2023 तक। तो ये खबर थी सस्पेंशन से। आपको जो काम करना है वो आपको जाना है कि कैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जाता है। आगे हम चलते हैं। ये लोकसभा से अगली न्यूज़ है 19 नवंबर 2023 से। यहाँ हमें देखने को मिला था कि लोकसभा के अंदर टेलीकॉम बिल की पेशकश की गई और इस बिल को नाम दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। अब यहाँ पर ये जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लाया गया है, इससे लाया गया है एक लॉ को रिप्लेस करने के लिए और वो लॉ है टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो भारत के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड लॉज थे उनका जो मूल एक्ट था उसे हम कहते थे टेलीग्राफ एक्ट 1885, जो कि ब्रिटिश राज के द्वारा लाया गया था। अब यहाँ पर 138 सालों से कोई नया लॉ नहीं लाया गया। आपको जानना है कि ये जो टेलीग्राफ एक्ट था 1885 का, इसी के अंदर संशोधन किए जाते थे। लेकिन अभी इस पार्लियामेंट के जो विंटर सेशन हुआ है और 19 नवंबर को ये बिल जो था इसे लोकसभा में टेबल्ड किया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023 है ये 138 साल पुराने हमारे टेलीग्राफ एक्ट 1885 को खत्म कर देगा और नया एक तरह से एक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अब आगे आपको जानना है कि इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं। तो पहले जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 था उसके संशोधनों के बाद हमें देखने को मिला था कि लाइसेंस दिया जाता था टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि लाइसेंस की बात नहीं की गई है। लाइसेंस की जगह यहाँ पर बात की है ऑथराइजेशन की। तो यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और जो अदर प्रोवाइडर्स हैं टेलीकॉम सर्विसेज के, उन्हें ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा अपनी सर्विसेज दिखाने के लिए या जारी रखने के लिए। अब आपको आगे एक और चीज़ समझनी है कि यहाँ पर इस बिल के अंदर हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे किसी भी ट्रांसमिशन के अंदर की बात हुई है, चाहे वो मैसेजेस हों, वायर ट्रांसमिशन हो, रेडियो ऑप्टिकल हो या कोई अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम का ट्रांसमिशन हो जिससे डाटा वॉइस ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह। अब आपको यहाँ पर समझना है कि क्या इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज की भी यहाँ पर बात हमें देखने को मिल सकती है। तो हाँ, हमें देखने को मिलेगा कि जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे ओवर द टॉप आप कॉल्स कर सकते हैं विदाउट अपनी सिम का इस्तेमाल किए, केवल इंटरनेट का इस्तेमाल किए, तो उन सब कम्युनिकेशंस को भी अब इस बिल के अंदर उसके लिए प्रावधान रखे जाएंगे। इस बिल के अंदर ये सब हमें देखने को मिला।
आगे हम देखते हैं तो 22 दिसंबर 2023 को देखने को मिलता है कि ये जो बिल लाया गया था इसे पास करा दिया जाता है राज्यसभा के अंदर से। तो अब ये जो बिल था टेलीकम्युनिकेशन बिल, इसे एक्ट बना दिया जाएगा। प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर इसके ऊपर हो जाएगा तो ये एक्ट कहलाएगा। तो आपको जानना है कि ये पास हो चुका है भारत के अंदर से। अब यहाँ पर बात क्या की गई थी इस आर्टिकल के अंदर, जो ये द हिंदू का आर्टिकल है 22 दिसंबर 2023 का, तो यहाँ बात की गई कि जो भी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के लोग थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और कुछ जो गठबंधन में हैं प्रेजेंट डे गवर्नमेंट के, उन सब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मौजूद थे, लेकिन बड़ा विपक्ष वहाँ से गायब था। अब इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई है जितनी इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जब ये बिल पास कराया जा रहा था तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विन वैष्णव, इनका कहना था राज्यसभा के अंदर कि ये जो हम बिल पास कराने जा रहे हैं ये एक ऐतिहासिक बिल होने जा रहा है और हमने इसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधानों को खोला रखा है जिससे अगर गवर्नमेंट को कभी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के नाम पर या इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पूरी कम्युनिकेशन को चेक करना हो या उसके ऊपर हम कह सकते हैं सर्विलांस करना हो, तो इसमें इस बिल के अंदर उन्हें ये आज़ादी मिल सकती है। और जो मुद्दे दिए गए कि किन मुद्दों के ऊपर अगर सर्विलांस का ऑथराइजेशन, टैपिंग करी जा सकती है फ़ोन की, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल करके टैपिंग कर सकती है या कोई भी सर्विलांस कर सकती है टेली कम्युनिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको समझना है, इन्होंने जो वर्ड्स दिए हैं वो है इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ये जो बिल लाया गया था टेलीकम्युनिकेशन बिल 19 दिसंबर 2023 को, इसे लोकसभा में रखा गया। 22 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा से भी पास करा लिया जाता है और ये बिल अब एक एक्ट बन गया है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके पुराने टेलीग्राफ एक्ट से, आपको ये जानना है कि ये जो बिल लाया गया है ये किसे रिप्लेस करेगा। तो ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 को ये रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह इसके अंदर जो नए प्रावधान रखे गए हैं उनसे सारी चीजें चलेंगी आगे। आगे हम चलते हैं। अब ये 21 दिसंबर 2023 से द हिंदू से ही न्यूज है। तो लोकसभा पासेस बिल्स टू रिप्लेस ब्रिटिश ईरा क्रिमिनल लॉज। तो जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उसे पता है कि कैसे ये चीज़ें चल रही हैं कि ये बिल आने वाले हैं। इससे पहले जो सेशन हुआ था पार्लियामेंट का उसके अंदर भी इसकी चर्चा हुई थी। अब यहाँ पर लोकसभा में इसका सेकंड वर्जन यहाँ पर रखा गया है। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो नया बिल है और जो पुराना बिल है, तो किस बिल को चेंज करके कौन सा बिल लाया गया है। तो पुराना बिल था हमारा इंडियन पेनल कोड, 1860 का था ये, तो इसे बदल कर लाया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदल कर लाया गया है भारतीय साक्ष्य बिल। इसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जो कि 1898 का जो बिल है, जो एक्ट है माफ कीजिएगा, उसे लाया गया है अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। तो अब आपको देखना है कि ये जो ब्रिटिश ईरा के बिल्स थे, लॉज थे, इन्हें चेंज करके इन्हें नया अवतार दे दिया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो गृह मंत्री ने भी वहाँ पर साफ की। तो सबसे पहले आपको समझना है कि टेररिज्म की पहली बार डेफिनेशन डाली गई है। अगली चीज़ जो इसमें की गई है, तो टेररिज्म को जनरल क्राइम के अंदर डाल दिया गया है यहाँ पर। अब और जो सेडिशन का मामला होता था, जो सेडिशन का चार्ज लगाया जाता था 124A के अंदर से, उसे खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के ऊपर अभी तक कोई लॉ नहीं था भारत के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जो क्रिमिनल बिल है, जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि मॉब लिंचिंग के अंदर भी डेथ पनिशमेंट तक का यहाँ जिक्र किया गया है इस बिल के अंदर। अब आगे हम चलते हैं। तो अगली बार 22 दिसंबर 2023 को हमें देखने को मिलता है कि ये बिल राज्यसभा पहुंचता है और राज्यसभा से भी ये पास हो जाता है। अब आपको समझना है, मैंने आपको बता दिया है कि कौन से बिल को रिप्लेस करके कौन सा बिल आया है। अब आपको क्या जानना है, आपको ये जानना है कि अभी तक भारत के अंदर जो सजा दी जाती थी, जो तरीका अपनाया जाता था किसी लीगल प्रोसीडिंग के लिए, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, उन सब तरीकों को बदलने के लिए ये नए एक्ट लाए गए हैं और इनके अंदर नई नई सजाओं के भी प्रावधान हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें और ज़्यादा उजागर होती जाएंगी वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे। आगे हम चलते हैं।
तो 21 दिसंबर 2023 से आप खबर देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया विल लुक इनटू पन्नू एसिनेशन बिड। तो यहाँ पर जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, तो मैंने बहुत बार बताया है कि कैसे कनाडा और भारत के बीच में रिश्ते खराब होते हैं, उसके बाद इंडिया और यूएस के बीच में भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। खालिस्तानी समर्थक एक पन्नू है जो कि कनाडा और माफ कीजिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों का वो नागरिक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की तरफ से एक आरोप लगाया जाता है कि भारत के कुछ टॉप डिप्लोमेट्स हैं जो पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में शामिल हैं, और कुछ सबूत भी वो शेयर करते हैं भारत की सरकार के साथ। इसके बाद भारत की सरकार एक उच्च लेवल की कमेटी बनाती है इस चीज पर जांच करने के लिए। अब रिश्ते खराब ना हो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, तो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आकर बोलते हैं और वो कहते हैं कि भारत जरूर देखेगा अगर ऐसे कोई एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए गए हैं। आगे हम चलते हैं, तो 22 दिसंबर 2023 को ही, जब मैंने आपको बताया कि वो जो बिल्स थे जो पास करा लिए गए, जो एक्ट बना लिए गए, उसके बाद हमें देखने को मिला कि जो पार्लियामेंट का सेशन था उसे साइन डाई कर दिया जाता है। अब ये जो दोनों हाउसेज हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा भी, दोनों एडजर्न्ड साइन डाई करा दिए जाते हैं। क्या क्या देखने को मिला हमें इस विंटर सेशन के अंदर, तो आपको समझना है कि सबसे पहले हमें देखने को मिला कि तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी एक महुआ मोइत्रा, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है, और एथिक्स कमेटी बिठाई जाती है। एथिक्स कमेटी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देती है। इसके बाद देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा था उसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि दो युवक पार्लियामेंट के असेंबली जो हाउस है उसके अंदर घुस जाते हैं दौड़ते हुए, और उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है। वो कुछ स्मोक बॉम्ब भी फेंकते हैं, आपने सब न्यूज़ में देखा होगा। इसे सिक्योरिटी ब्रीच कहा जाता है लोकसभा का, और इस पर संज्ञान लिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, और इस पर जांच की जा रही है आगे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को करीबन सस्पेंड कर दिया जाता है इस सेशन से, जो अभी विंटर सेशन हुआ है। इस पूरे सेशन के अंदर से अपोजिशन के ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इन्हें 146 टोटल सस्पेंशन यहाँ देखने को मिले हमें, और करीबन 18 बिल्स को पास करा लिया जाता है यहां पर इस विंटर सेशन के अंदर। आगे हम चलते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज होने जा रही है। तो ये 22 दिसंबर से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है। ये पहली जो खबर है, लोकसभा पासिस बिल ऑन सीईसी अपॉइंटमेंट। तो ये 22 दिसंबर 2023 से न्यूज है, मतलब कि 21 दिसंबर को हमें देखने को मिलता है कि लोकसभा से ये बिल पास करा लिया जाता है। अब आपको इस बिल को समझना है थोड़ा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रावधान रखे जाएं, तो ये चीजें अभी भारत में स्पष्ट तरह से नहीं थी। इसी को लेकर एक एक्ट बनाया गया था 1991 के अंदर, और इस एक्ट के अंदर भी सारी चीजें ऐसी नहीं लिखी गई थी जिससे हमें क्लियर तरह से पता चल सके कि कैसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को हम अपॉइंट कर सकें। तो कुछ प्रावधान किए गए कि तब तक हमें अपॉइंट तो करने ही हैं। तो क्या प्रावधान किए गए कि पीएम के साथ में मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन और इनके साथ में मिलकर एक कोई मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर ही चुनेंगे, ये प्रावधान किया गया कि ये एक चुनने के लिए बेंच बैठेगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक कोई मिनिस्टर होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया है। अब इसके बाद ये इनके पास नाम पहुंचेगा पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से ही नाम पहुंचेगा, आप माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट ही ने नाम देगी और गवर्नमेंट ही बताएगी कि किसे चुनना है। क्योंकि आपको यहां समझना है कि वोटिंग होगी यहाँ, तो वोटिंग में 2 वोट एक प्रधानमंत्री के पास है, एक इन्हीं के द्वारा चुने हुए मिनिस्टर के पास है। तो हमेशा जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे उसे ही चुना जा सकता है, यहाँ पर यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखती है तो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जो नया पैनल बैठेगा उसमें प्रधानमंत्री होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए और तीसरा जो पोस्ट होनी चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, जो वहां पर इस सिलेक्शन पैनल के अंदर बैठेगा। अब इस चीज को लेकर गवर्नमेंट थोड़ा सा बकाई, क्योंकि सीजीआई यहां पर बैठेगा, तो इसके लिए इन्होंने 1991 का जो एक्ट था, जिस एक्ट को हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, इस एक्ट को अब यहां पर संशोधन कर दिया गया है पूरी तरह से। और नया जो एक्ट हमें बिल मिला है इसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस
एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो ये यहाँ पर चेंज हमें देखने को मिला और इसमें देखने को क्या मिलेगा बिल में कि दोबारा से प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक मिनिस्टर जिसे प्रधानमंत्री ही चुनेंगे। दोबारा वही चीज हो गई है। अब यहां पर जब गवर्नमेंट से इस चीज पर सवाल पूछा गया तो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। हमने क्या चेंज किया है कि पहले जो नाम रिकमेंड करती थी कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स, तो पहले ये नाम जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, अब इसे अपॉइंट करने के लिए, जो ये नाम चुनने के लिए एक सर्च कमेटी बिठाई जाया करेगी जिसे लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे और 2 यूनियन सेक्रेटरीज इसके मेंबर्स होंगे। तो अब यहां आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2023 से ये न्यूज़ है। यहां पर सबसे पहले आपको समझना है कि देखने को मिला था कि जो नए लॉज आए हैं जिसे हम कहेंगे भारतीय न्याय संहिता बिल, ये अब लॉ बन जाएगा कुछ दिनों में। तो हमें यहाँ पर देखने को मिला था कि जो यूनियन मिनिस्टर थे वो बयान दे रहे थे कि पहले क्या होता था कि अगर डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की वजह से कोई लोग मर गया है, किसी आदमी की मृत्यु हो गई है, तो उसे पहले सजा देने का प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर का कहना था कि ऐसा प्रावधान हमने हटा लिया है। लेकिन अभी हमें दोबारा देखने को मिलता है, जब इस लॉ को हम पढ़ेंगे तो इसका अगर हम जो नया जो बिल आया है भारतीय न्याय संहिता बिल, इसका अगर हम सेक्शन 106 क्लॉज 1 उठाकर पढ़ेंगे इस संहिता का, तो ये कहता है whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ से यहाँ तक तो ये नॉर्मल आदमी के लिए हो गया। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की भी बात हो गई है इस बिल के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर while performing medical procedure he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or shall be also liable to fine। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहले जो कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स को अब इस चीज़ से हटा लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये चीज़ कंटिन्यू हुई है और अभी भी जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, अगर ये अपनी कोई लापरवाही करते हैं तो इनके लिए सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर। आगे हम चलते हैं। 23 दिसंबर 2023 से हमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। और ये क्यों लिखी चिट्ठी, तो इनका कहना था कि इन्हें जो पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है, इन्हें इसे प्रोटेस्ट के तौर पर वापस देना है भारत सरकार को, क्योंकि ये कुछ लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे जो कि विमेन रेसलर्स हैं, उनके लिए ये आवाज़ उठा रहे थे और वो विमेन रेसलर्स को ये जीत नहीं दिला पाए, उनके लिए जो ये आवाज़ उठा रहे थे उसे पूरी नहीं कर पाए, तो इसलिए अब ये अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करते हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो जो न्यूज़ कवर करते हैं, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चीफ था। अब जब ये चीफ था तो इसके टाइम पर कुछ लड़कियों का आरोप निकल कर आया अंदर से कि ये उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। अब इस सब चीज़ों को लेकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की जाती है उन लड़कियों के द्वारा और वो उनकी चाहत होती है कि उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अब ये लोग धरने पे बैठ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद भी अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया जाता है। वो जाकर उन लड़कियों के ऊपर दबाव बनाता है, जो लड़कियां उसके खिलाफ केस कर रही हैं, वो जाकर अपनी पॉलिटिकल रसूख दिखाकर उनके ऊपर दबाव बनाता है और बहुत सारी लड़कियां पीछे हट जाती हैं गवाही देने से। कुछ लड़कियां अभी भी बची हुई हैं, लेकिन अभी तक हमें देखने को मिला कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद चुनाव करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट का वादा था उन खिलाड़ियों से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम चुनाव करवाएंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह से मिला हुआ, उससे जान पहचान का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी हमें देखने को मिला कि एक उन्हीं के आदमी, उनके लॉयलिस्ट हैं संजय सिंह,
वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं चुनाव के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिसे लेकर भारत की साक्षी मलिक जो कि खुद मेडलिस्ट हैं, वो आकर अपने शूज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊपर रख देती हैं टेबल पे एज ए प्रोटेस्ट कि हम अब आगे कुश्ती नहीं लड़ेंगे, हम अब आगे खेल नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें मीडिया में खबर बनाता है। उसी के बाद देखने को मिलता है कि बजरंग पुनिया भी जाकर ये जो अपना पद्मश्री का अवार्ड है इसे वापस करते हैं। अब आगे की इसकी न्यूज़ आप जान लीजिए। तो आगे गवर्नमेंट की तरफ से ये एक डिसीजन आता है कि जो नया प्रेसिडेंट बना है संजय सिंह, इसकी जो अध्यक्षता में बेंच बनी है इसे खारिज कर दिया जाता है और दोबारा से अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ चुनाव होगा। आगे हम चलते हैं। अब ये जम्मू एंड कश्मीर से न्यूज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले एक एम्बुश के तहत कुछ आतंकवादियों ने भारत की कुछ आर्मी की टुकड़ियों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें बहुत सारे भारतीय जवान शहीद हो गए थे और भारतीय ऑफिसर्स भी यहाँ पर शहीद हो गए थे। जिसके बाद से आर्मी ने सर्च एंड वारंट ऑपरेशन चलाया और बहुत सारे लोगों को उठाया। अब यहाँ पर देखने को मिला कि करीबन 8 लोगों को एक जगह से उठाया जाता है, जिनमें से 3 लोग मरे हुए मिलते हैं। अब जब ये 3 लोग मरे हुए मिलते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि ये जो लोग थे जिन्हें जो मरे हुए हैं इन्हें कस्टडी के अंदर आर्मी ने मार दिया है और इस चीज़ पर ये एफआईआर करने की भी बात करते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस क्या करती है, इसके बाद 25 दिसंबर को ये न्यूज़ निकल कर आती है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इस चीज़ पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। और आपको जानना है कि किस नाम पर एफआईआर दर्ज होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर ये मानती है कि हाँ, ये आर्मी के कुछ जवानों के कस्टडी के अंदर इसकी डेथ हुई है। अब यहाँ गवर्नमेंट भी यहाँ पर एक्शन लेती हुई दिखती है। तो 3 सीनियर ऑफिसर्स को वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि आर्मी खुद इस चीज को मानती है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये गलत हुआ है और आर्मी खुद स्वतः इस मुद्दे की, इस पूरी चीज की जांच करने के लिए तैयार है। ये चीज कहना था आर्मी का। अब आर्मी इस चीज की जांच कर रही है कि क्या हुआ, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिला। आगे हम चलते हैं। अब यहां से आज से ये न्यूज है। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया पहुंचे हैं। यहाँ ये 5 दिन की विजिट पर पहुंचे हुए हैं रशिया। और आपको समझना है अभी रशिया का क्या चल रहा है। तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक चालू है और करीबन अब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। फेब में 2 साल पूरे हो जाएंगे। इनका युद्ध लगातार जो चलता रहेगा इस दिन से। तो मिलता है कि बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं वेस्टर्न देशों के द्वारा। अब रशिया जब अलग थलग पड़ जाता है तो चाइना आकर थोड़ा उसका सपोर्ट करता है। भारत भी रशिया से थोड़ा तेल खरीदने लगता है ज़्यादा और रशिया भी भारत को सस्ते दामों में तेल बेचने लगता है। तो रशिया और भारत के जो रिलेशन है इस टाइम पर अभी प्रिडिक्टेबल रिलेशन नहीं है, क्योंकि भारत एक साख बनाकर रखना चाहता है वर्ल्ड के ऊपर। वो ये नहीं चाहता कि खुल कर आए भारत कि हम रशिया के पक्ष में हैं या यूएस के पक्ष में हैं। और अगर रशिया गलत करता है तो भारत रशिया को जरूर कंडेम करता है, और अगर किसी और की तरफ से गलती होती है तो भारत उसे भी कंडेम करने में पीछे नहीं हटता है। आगे हम चलते हैं। एक खबर आ रही है, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप जाकर इस स्कीम के बारे में पूरी तरह से पढ़ें। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनम। अब ये जो स्कीम है ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई 15 नवंबर को। अब यहाँ पर इस स्कीम में किया क्या जाने वाला है, तो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये स्कीम है। ये एक पूरा पैकेज है। मैं चाहता हूं कि आप जाएं और सबसे पहले पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पढ़ें कि भारत के अंदर ये कहां कहां पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है जो गिनती में है। तो आपको यूपीएससी पहले भी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जाके पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको हमारी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री जनम योजना के बारे में पढ़ना है कि इस जो योजना के अंदर क्या क्या पैकेज में रखा गया है। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से बस इतना ही था। अगर आपको हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।